वेलकम बैक गाइस टू आवर 50 डेज 50 स्टॉक चैलेंज। आज है डे 5 और स्टॉक लेकर के आए हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज। हमने बोला था हर सेगमेंट से हर सेक्टर से हम लोग कोई ना कोई स्टॉक लेकर के आएंगे। तो अभी हम लोग एक ऐसा स्टॉक लेकर के आए हैं जो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी रखता है। अगर बात करें रिटर्न्स की तो रिटर्न्स इसमें थोड़े से कम आने की उम्मीद है या फिर बड़ा प्रॉफिट होने की उम्मीद कम है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम लोग पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो हमें बैलेंस पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा। अगर हम लोग 50 स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहे हैं तो कुछ रिस्क वाले, लो रिस्क, हाई रिस्क और कुछ कंजर्वेटिव स्टॉक्स भी रखने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट में बड़ा करेक्शन आ गया तो रिलायंस ऐसा नहीं है 50 60 70% गिर जाए। तो क्रीम स्टॉक रहेगा, ठीक है, रिटर्न थोड़ा सा कम मिलेगा। एवरेज हमें देखना है भाई 50 डेज के बाद हमारा पोर्टफोलियो कहाँ पर खड़ा है और लॉन्ग टर्म में फिर उनमें से कौन कौन से स्टॉक्स में चेंज करने हैं। अगर किसी स्टॉक में 20 25% 30% का रिटर्न मिल रहा है तो उसको बुक भी करते जाना है। यही सब स्ट्रेटेजी के साथ में चलना। हमें ऐसा नहीं है कि लॉन्ग टर्म के लिए बना रहे हैं लेकिन कहीं पर रिटर्न मिल रहा है तो रिटर्न भी लेते जाइए, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि 50 डेज 50 स्टॉक्स सीरीज खत्म करने के बाद हम आगे काम करना बंद कर देंगे। तो आगे मौके भी मिलेंगे, थोड़ा बहुत आप चर्निंग भी करते रहिए। अब हम लोग बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज काफ़ी मतलब बात करें मोटा भाई की कंपनी और एक दिग्गज है मार्केट का। अगर समझो निफ्टी को मूव करना है तो निफ्टी को मूव करने के लिए सबसे बड़ा हाथ इसी का रहता है। आज के दिन में भी हमने देखा निफ्टी को संभाल के रखा और अच्छा खासा ऊपर लेकर के गया। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो एक ये डिसेंडिंग चैनल आ रही है, इसका ये जो ब्रेकआउट भी आया फिर ये चैनल से बाहर निकला, यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। अगर यहाँ पर एक अच्छा सा अप मूव दिखाता है तो हो सकता है आने वाले टाइम में 1390, 1533 और 1610 तक के टारगेट्स हमें देखने को मिलेंगे। कंपनी वैसे आपको पता है रिलायंस कोई भी नया बिजनेस हो, जब भी किसी नए भी बिजनेस में जाता है तो धुआंधार प्रदर्शन करता है और वैसे भी हमें अच्छा लगता है। अगर फंडामेंटल्स हम लोग बात करें, फंडामेंटल भी इसके अच्छे हैं। मार्केट कैप 17,47,550 करोड़ की एक बड़ा मार्केट कैप रखने वाली कंपनी है। करंट मार्केट प्राइस 1291 है और 25.7 के पी के मल्टीपल पर ये ट्रेड करता है। हमने बोला ही था डिविडेंड पेइंग हम लोग स्टॉक लेकर के आए, तो डिविडेंड ऑलरेडी ये पे कर रहा है लेकिन कम है डिविडेंड। अगर हम यहाँ पर बात करें पी का, पी पहले अगर आप लोग देखोगे कुछ टाइम पहले इसका पी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ था, यहाँ पर ओवर वैल्यूड हो गया था तो थोड़ा करेक्ट भी हुआ, यहाँ से भी हमें थोड़ा सा करेक्टेड मिला। अब इसका जो पी वैल्यू है ना वो 25 से 26 के आसपास या फिर 28 के आसपास चल रहा है, तो एक अच्छे पी पर भी ये ट्रेड कर रहा है। हम ये नहीं बोलेंगे कि लो पी पर या फिर लो वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ ये है कि एवरेज अगर हम लोग बोले ना इंडस्ट्री का पी क्या चलता है 22 25 26 रुपये चलता है, तो उसी के हिसाब से चल रहा है। प्रो कंपनी हैज़ रिड्यूस्ड डेप्ट, अच्छा है, घर का पैसा ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट वाला पैसा रहता है तो उसमें रिस्क रहती है। लेकिन अडानी अंबानी के लिए रिस्क नहीं रहती। क्यों? क्योंकि उनको कम बैक करना आता है। आपने अडानी जी का देखा, लेकिन अडानी से थोड़ा सा हम डरते हैं। अंबानी जी सालों से ऊपर चले आ रहे हैं और स्टेबल रहे हैं। अडानी जी मतलब बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है और वॉलेटाइल चीज़ें हमें हमारे पोर्टफोलियो में नहीं चाहिए जल्दी से। कंपनी हैज अ लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 8.7% ओवर लास्ट 3 ईयर्स। थोड़े से रिटर्न्स कम आएंगे, रीजन बिंग यही है अगर स्टेबिलिटी चाहिए तो वहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी कम होने के चांसेस रहते हैं। पीयर इंडस्ट्री कंपैरिजन मैंने आपको बता ही दिया। बाकी कंपनियों से अगर हम लोग कंपेयर करें तो इनका पी एवरेज बोल सकते हैं, सॉरी ये हमारा जो है, हाँ ठीक है, पी रेशो अगर आप बाकी कंपनियों से देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि रिलायंस का है 25.74 और बाकी एवरेज किसी का 29 13 20 19 9 11। तो एक एवरेज पी या फिर थोड़ा सा महंगा है लेकिन उतना भी ज़्यादा नहीं है और अच्छी चीज़ थोड़ी सी महंगी भी मिलेंगी। स्टेबिलिटी के लिए जा रहे हैं यहाँ पर हम, बड़े रिटर्न के लिए पोर्टफोलियो स्टेबल हमें करना होगा। अब अगर हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट्स, ठीक है, हम डायरेक्ट प्रॉफिट देखेंगे भाई प्रॉफिट लॉस क्या है, नेट प्रॉफिट क्या आ रहा है, इनका ईयर ऑन ईयर इनका इंक्रीज ही हुआ है या फिर हम लोग बात कर सकते हैं पिछले कुछ सालों से इंक्रीज हुआ। ये जो लास्ट ईयर में था ये यहाँ पर थोड़ा सा कम हुआ था, बट अब हम लोग हो सकता है ये साल में इससे भी ज़्यादा हमें देखने को मिले, क्योंकि अभी ये फाइनेंशियल ईयर चल रहा है तो जैसे ये ख़त्म होगा तो उस टाइम पर हो सकता है ज़्यादा। अगर आप लोग यहाँ पर 2012-13 से आपको ग्राफ दिख रहा है 2022, मतलब ईयर ऑन ईयर इन्होंने ग्रोथ ही की है। कोई ईयर ऐसा नहीं दिख रहा है जहाँ पर हमें डिक्लाइन देखने को मिला और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के नेट प्रॉफिट के अंदर, तो ये एक सबसे अच्छी चीज़ है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे बैलेंस शीट वगैरह, ठीक है, वो उतना हमारे लिए अब मायने क्या रखेगा। इसके बाद सीधी सी कैश फ्लो पॉजिटिव है कि नहीं, कैश फ्लो इनका पॉजिटिव है। मार्च 2024 में आप देख सकते हो।
इसके बाद में हम लोग आते हैं लास्ट में शेयर होल्डिंग पैटर्न्स। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स भी इसका अट्रैक्टिव लगता है। प्रमोटर के पास 50.24% है। वैसे भी इन सब में तो शेयर होल्डिंग पैटर्न रिलायंस कभी भी 50 से नीचे जाने भी नहीं देगा जल्दी से। क्यों? क्योंकि वो मेजोरिटी वाला वो सब हम लोग टीवी में देखते हैं ना बहुत सारा, तो वो उनको फंडा चाहिए ही नहीं। 20% एफ के पास, डी के पास 18.24%, गवर्नमेंट के पास 0.18% और 11.18 पब्लिक के पास, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम है। तो जहाँ पर पब्लिक होल्डिंग कम है, आप यहाँ पर पैसा लगा सकते हो लॉन्ग टर्म में। अगर एफ को अच्छा लग रहा है, फिर गवर्नमेंट की बाइंग, इंस्टीट्यूशंस की बाइंग है, तो हम लोग बाय क्यों नहीं कर सकते? अगर पैसा इंस्टीट्यूशंस का यहाँ पर डूब सकता है, वहाँ पर देखो होता क्या है कि खराब मार्केट में कितना भी अच्छा स्टॉक करेक्ट हो जाता है। स्टॉक ऑलरेडी हमें 20 से 30% करेक्टेड मिल रहा है। रिलायंस ऊपर से स्प्लिट के बाद में करेक्शन आया था। एक प्लस पॉइंट ये, अब अगर इन केस मार्केट क्रैश होने लग जाता, टूटने लगे, तो ये स्टॉक भी टूटेगा, लेकिन और स्टॉक्स के कंपैरिजन में ये कम टूटेगा। तो एक ये फ़ायदा है, अगर जब भी हम पोर्टफोलियो बनाते हैं ना, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि हमारी रिस्क कितनी है, रिस्क एपेटाइट के उस हिसाब से बनाना चाहिए। बाकी का मिलेंगे नए वीडियो के साथ में, उसमें हम लोग एक और नया स्टॉक लेकर के आएंगे, वो आएगा मंडे को। थैंक यू।